क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैम समरी समझ आती है, आंसर्स भी आते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स कम क्यों आते हैं? या फिर एग्जाम देकर जैसे ही बाहर आते हो सोचते हो अरे वाह एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है नंबर्स देखकर कंप्लीटली शॉक। सच बताऊं, प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके आंसर लिखने के तरीके में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलिए समझते हैं आंसर राइटिंग टेक्निक्स एंड एग्जामिनर सीक्रेट। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन 9th and 10th एंड स्टूडेंट्स, ये वो वीडियो है जहां पर मैं आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगी कि आपको अपने एग्जाम में किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं ताकि आप अपना हाफ मार्क भी जो है वो ना खोएं अपने आंसर्स के अंदर। ओके, सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि क्या क्या आप लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आप जो है अपने मार्क्स, अपने आंसर्स, जहां पर आपको सब कुछ पता है, समरी पता है, कैरेक्टर्स पता है, एवरीथिंग यू नो, क्योंकि भाई हमने अच्छे से सेशंस अटेंड किए थे, हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया था, हमने सारी चीजें फॉलो की थी प्रिया मैम की, लेकिन जहां पर भी आप एक ऐसा पॉइंट आता है एंड दैट इज आंसर राइटिंग की, जब आंसर्स लिखने की बात आती है खुद से, खुद की लैंग्वेज में, तो वहां पर आप ऐसी कई मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आप मार्क्स खो देते हैं। सो चलिए बात करते हैं क्या क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आप, भाई इतना कॉन्फिडेंस होता है कि समरी सब कुछ याद है हमें, तो आप क्वेश्चन को ये देखे बिना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप डायरेक्टली उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप, जो आपका सबसे बड़ा गलत स्टेप होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करके समझो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्पेशली नाउ स्टूडेंट्स, देखा यही गया है कि क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम और आपसे कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज जो है कि आपने स्टोरी को ढंग से पढ़ा नहीं पढ़ा, इसके बेसिस पे नहीं, आपका एनालिसिस देखते हैं, आप स्टोरी को, आप उस पोम को कितने अच्छे से समझे हो, इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग द वर्ड लिमिट। अगर क्वेश्चन छोटा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप उसके अंदर कई बार क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर्स लिख देते हैं। लॉन्ग आंसर के अंदर आप जो है वो शॉर्ट आंसर लिख देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। ध्यान रखिए कि अगर शॉर्ट आंसर है तो उसमें उतना ही लिखना है जितना कि रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको 40-50 वर्ड्स, इवन डायरेक्शन में भी दिया होता है कि 40-50 वर्ड्स के अंदर आपको उसका आंसर देना है। एंड अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसमें आपको 100 to 120 वर्ड्स में आंसर देना होता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ड लिमिट फॉलो करें, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉपिंग फुल लाइंस। ये जो पॉइंट है, दिस इज, आई हैव सीन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इवन इन अनसीन पैसेज एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, दोनों ही कैटेगरीज के अंदर उन्हें जैसे ही कोई कीवर्ड दिख गया क्वेश्चन का, उन्हें लगता है कि भाई यही तो आंसर है, तो वो एग्जैक्ट सेम लाइन जो है वो उठाकर अपने आंसर के अंदर लिख देते हैं। एंड अगेन दैट्स अ नेगेटिव थिंग, मतलब वो आपको नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के बारे में ज्यादा ना बात करते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर इस वीडियो में सबसे लास्ट में यही देखेंगे कि क्या क्या ऐसी प्रेजेंटेशन टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है जिससे कि एग्जामिनर हमारे आंसर को देखते ही इंप्रेस हो जाए। ओके, नेक्स्ट, मिक्सिंग मल्टीपल आइडियाज फॉर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं आप इसे। किस तरीके से आप आइडियाज को मिक्स कर देते हैं, जैसे अगर आपने लेंचो वाले चैप्टर के अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई जो लेंचो हैं उनका बिलीव गॉड में किस तरीके से शो किया गया है, तो आप वहां पर अगर ये मेंशन करते हैं कि भाई उन्होंने पोस्ट मास्टर की रिगार्डिंग क्या या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज की रिगार्डिंग क्या ओपिनियन दिया है, देन अगेन दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग अप ऑफ आइडियाज। ओके, सो रिमेंबर कि आप अपने आइडियाज को अच्छे से, जो भी इंसिडेंट आप वहां पर क्वेश्चन के अंदर या आंसर के अंदर मेंशन कर रहे हैं, उसके अंदर एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड रिमेंबर, क्वेश्चन में जो पूछा है आपको वही आंसर करना है, अननेसेसरी कोई और चीज या कोई और पॉइंट, कोई और इंसिडेंट उसमें मिक्स नहीं करना है। ओके, देन नो कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर और फ्रॉम द पोम। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी जितने भी आपके प्रोज हैं, जितनी भी आपकी पोम्स हैं, और हमेशा हर सेशन के अंदर मैंने आपको यही बोला है कि आप हर एक टॉपिक के जो कीवर्ड्स हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए एंड उनको आप याद कर लो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि अगर हम बात करें लेंच वाले चैप्टर की दोबारा से, तो उसमें एक वर्ड है अनशेकेबल,
ठीक है, डिस्पेयर। तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स को आप याद कर लीजिए हर चैप्टर के, जो आप अपने आंसर के अंदर यूज करेंगे, और उन्हें अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जहां पर आप अपने मार्क्स गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कीवर्ड्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, जो कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते क्योंकि वो याद ही नहीं करते। नेक्स्ट, मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किस तरीके की होती है भाई? चाहे टेंसेस हो, चाहे कोई स्पेलिंग एरर हो, अगर आपने वहां पर कोई भी मिस्टेक किया है ग्रामेटिकली या ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर आप मार्क्स जो है वो डेफिनेटली खोएंगे या आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मिक्सिंग अप ऑफ कैरेक्टर्स और ऑथर्स नेम। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हमेशा ध्यान रखो बेटा कि अगर आप ऑथर के नाम को लेकर, पोएट के नाम को लेकर कॉन्फिडेंट है, पहली चीज तो देखिए आप याद कर लीजिए क्योंकि इतने डिफिकल्ट कोई नेम्स है नहीं। फिर भी अगर इन केस आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई इस टॉपिक के, इस पोम के यही पोएट हैं या स्टोरी के यही राइटर हैं, देन इन दैट केस स्टूडेंट इट्स बेटर दैट यू अवॉइड राइटिंग द नेम ऑफ द ऑथर्स। कैरेक्टर्स के नेम याद करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दूंगी स्टूडेंट्स कि आप क्या कर सकते हैं। आप हर एक चैप्टर का जो है माइंड मैप बना लीजिए। सो यहाँ पर भी कई स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स के जो नेम्स है उनको मिक्सअप कर देते हैं। जैसे कि हॉरेस डेनबी का है, अगर हॉरेस डेनबी से के कैरेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप वहां पे हरी सिंह का, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कैरेक्टर्स के नेम्स को लेकर, सो अगर आपने वहां पे हरी सिंह का नाम मेंशन कर दिया, दैट डेफिनेटली एग्जामिनर वहां पर आपका मार्क्स जो है डेफिनेटली कट करेंगे। यस, सो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद अगर आपने ये वीडियो प्रॉपरली देखा, अच्छे से समझा, सारी टिप्स जो है वो फॉलो करी, तो डेफिनेटली ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे और आपके आंसर्स में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम अब इसके बाद क्या बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के सेक्शन में आते हैं, मतलब सेक्शन सी में आते हैं। सो यू हैव स्टूडेंट टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, आपके पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपका एक एक्सट्रैक्ट चॉइस होता है यहाँ पर, एंड आपके पास एक एक्सट्रैक्ट होगा प्रोज में से और एक एक्सट्रैक्ट होगा आपके पास पोम में से। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके पास 3 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपको 40 to 50 वर्ड लिमिट फॉलो करना होता है। ओके, शॉर्ट आंसर्स। देन यू हैव लॉन्ग आंसर। मैं कहूँगी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि मैम नहीं पता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक तो पहली चीज़ तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन देते नहीं हैं, उसके अंदर वो पूछते हैं हमसे अपना एनालिसिस, हमसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, या कोई कैरेक्टर्स को मिक्स करके कोई 2 चैप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमसे जो है क्वेश्चन आ जाता है, तो किस तरीके से आंसर करें। तो आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको आंसर करना है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास एक तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, आपके पास 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 40 to 50 जो है वो आपका वर्ड लिमिट होता है एंड 3 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये वर्ड लिमिट याद रखना बहुत जरूरी है, 100 to 120 वर्ड्स होते हैं एंड इट इज ऑफ 6 मार्क्स। अगेन यू हैव चॉइस, सो उस पर्टिकुलर चॉइस का डेफिनेटली आपको बेनिफिट उठाना है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ हर चैप्टर को अच्छे से उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, कैरेक्टर्स, कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसके बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलता है इन सेक्शन सी, दैट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में के अंदर सबसे पहले रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली। देखिए, मेरा सजेशन यही है कि आपने ऑलरेडी चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लिया है, समझ लिया है, सेशंस अटेंड कर लिए थे, तो अब आपको एग्जाम के अंदर ये कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा 2 बार आपको एक्सट्रैक्ट रीड करने की जरूरत पड़े, उसके अलावा 3rd टाइम रीड करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स
प्लीज एक्सट्रैक्ट को थर्ड टाइम भी रीड कर लो, बट डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम इन द एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके पास अच्छे से आपने चैप्टर देखा हुआ होता है, तो बहुत इजीली आप यहाँ पर टाइम सेव कर सकते हैं। देन फोकस ऑन कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स आपको एक्सट्रैक्ट के अलावा क्वेश्चन के अंदर भी देखने हैं। अगर आपको लगता है कि भाई एक्सट्रैक्ट आपने फर्स्ट टाइम रीड किया, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस देख लो। अगर कोई क्वेश्चन का कीवर्ड एक्सट्रैक्ट में मिल रहा है तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसका रीजन क्या है, ताकि जब आप उसे आंसर करेंगे तो उस टाइम पर आपके लिए बहुत इजीली उसका आंसर, बहुत इजी हो आंसर फ्रेम करना। ओके, देन आंसर ओनली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि भाई ओनली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आंसर करना है, मतलब हमें लाइंस एज इट इज कॉपी करनी है। बिल्कुल नहीं, यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स, यूज योर ओन वर्ड्स। आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट से आपको रेफरेंस लेनी है कि ये पूछा है, ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट में मेंशन है, सो वहां पर उस चीज को यूज करके जस्ट ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स और इन योर ओन लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश के अंदर ही, लेकिन अपने खुद के वर्ड्स में। ओके, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि चैप्टर अगर क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसका कुछ ना कुछ रिलेवेंस जो है या कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका फोकस क्या होता है कि आप कितने अच्छे से आपने एक्सट्रैक्ट को रीड किया और कितने अच्छे से आपने समझा चैप्टर के अंदर से, ठीक है। उसके अंदर से आपको डिटेल कोई भी या स्पेसिफिक इंसिडेंट मेंशन नहीं करना है, ठीक है। देन बात करते हैं, अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेटली वन वर्ड या मतलब वन वर्ड के बेसिस पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो वन वर्ड के अंदर आप इसको आंसर कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी होती नहीं है। लेकिन जब अगर इसी के अंदर आपके पास वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर बहुत ध्यान से समझो कि ऑप्शंस जो है वो सही है, मतलब आपको वहां पर आंसर मिल रहा है बहुत इजीली या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है देन गो फॉर एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करो, जो आंसर बिल्कुल गलत है उसको क्रॉस करते जाइए, देन यू विल डेफिनेटली गेट दी आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर आपके पास क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स, एंड देन इसमें आते हैं आपके पास 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के, ठीक है। अब देखो दोनों ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 मार्क के क्वेश्चन में यू हैव टू राइट ओनली 1 लाइन, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, इसके अलावा ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत आपको नहीं है। जस्ट टॉक टू लाइक स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट आंसर करना है। 2 मार्क्स के अंदर जो है वो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो है 1 और 2 जो रिलेवेंट पॉइंट्स है वो आप मेंशन कर दें। 2 to 3 लाइंस के अंदर, 3 लाइंस आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें आराम से 3 लाइंस के अंदर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 1 कंप्लीट सेंटेंस विद क्लियर एंड डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये पॉइंट आपके दोनों ही जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए वैलिड है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शॉर्ट आंसर्स, जिसके अंदर क्या होता है, लिमिट 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है। मार्क्स हमें ऑलरेडी पता है। अब किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कोई सा भी टाइप ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो। अब इंट्रोडक्शन कहां से फ्रेम करोगे आप करोगे क्वेश्चन से ही, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा है, सबसे पहली चीज तो यू आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। फिर आप इंट्रोडक्शन के अंदर अपना जो आंसर है ना वो स्ट्रेट जस्ट इंट्रोडक्शन 1 और 2 लाइन में होता है, तो आप ये कोशिश करें कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ही आंसर दे दें और उसके अंदर भी आपको कुछ पार्ट जो है वो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा बहुत इजीली। हम हर सेशन के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से देखते हैं। देन उसी के बाद मेन पॉइंट्स। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन से रिलेटेड मेन इंसिडेंट है, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है चैप्टर का, स्टोरी का या पोम का, या कोई थीम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया है, देन वहां पर आपको वो चीज मेंशन करनी है। देन यू हैव टू कंक्लूड। और ये जो कंक्लूजन है ना, यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि हमें ऐसे लिखना चाहिए, thus the poet talks about the women empowerment. So
इस तरीके से अगर आप कंक्लूजन मेंशन करोगे तो भाई डेफिनेटली एग्जामिनर आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट करेंगे। सो आपको कंक्लूजन किस तरीके से देना है कि आपका जो क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, तो ये जो कंक्लूजन है ये आपके क्वेश्चन को ही रेफर करते हुए कंक्लूड करना है आपको आंसर, ठीक है। चाहे आप उसके अंदर थीम मेंशन कर सकते हो, अगर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर क्वेश्चन है, तो आप वहां पर वो चीज जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि दिस कैरेक्टर शोज, दिस लेंचो shows unshakable faith in God. Okay, so here like this you can conclude. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप इनडायरेक्टली या बहुत अब्रप्टली आप अपने आंसर को कंक्लूड ना करें, ठीक है। यूज द क्वेश्चन स्टेम इन इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, मेंशन 1 or 2 स्पेसिफिक इंसिडेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये आता है आपका मेन पॉइंट के अंदर। गिव ब्रीफ कंक्लूजन एंड देन अगेन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अब देखिए आपके पास जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आप कीवर्ड्स को एक बार को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास देखिए वेरी शॉर्ट आंसर जो 1 मार्क और 2 मार्क के हैं, तो वहां पर यू कैन यूज 1 or 2 कीवर्ड्स इफ रिक्वायर्ड, और अगर वहां पर आपको लगता है कि ऐड करने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, सो वहां पर स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर दैट आप कीवर्ड्स यूज करें चैप्टर के। अब कौन से कीवर्ड्स? जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे ही रिलेटेबल या उससे ही रिलेवेंट होने चाहिए। एम आई क्लियर टिल हियर? शॉर्ट आंसर्स में आपको आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए सबको डर लगता है। हर एक बच्चा हर एक सेशन में मुझसे पूछता है कि मैम सब कुछ आता है, बस ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सिखा दो, कैसे इनको आंसर करना है भाई। तो बच्चों ये रहा सॉल्यूशन। ये देखो सैंडविच मेथड यूज करो आप। सैंडविच मेथड कैसे होता है भाई? देखो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जो है वो आपका 1 to 2 लाइन्स का होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर जो मैंने शॉर्ट आंसर में टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर स्ट्रैटेजी बताई थी, ट्रिक बताई थी, वही आप यूज करेंगे कि आप क्वेश्चन से ही वर्ड्स उठाइए, ठीक है, एंड उसके बाद डायरेक्ट आंसर कर दीजिए कि जो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी के अंदर आता है आपके सारे कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है, किसी कैरेक्टर का अगर कैरेक्टर स्केच पूछा है तो क्या क्या क्वालिटीज है वो आपको मेंशन करना है, क्या क्या एक्शंस थे उनके वो आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। देन अगेन बॉडी जो है वो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी एक गलती करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन उन्होंने 1 और 2 लाइन में लिखा और उसके बाद वो डायरेक्टली जो है वो पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। सो ये आप ट्राई करिए कि अगर रिक्वायर्ड है तो ही हो, अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए। यू कैन टेक लाइक इंट्रोडक्शन एंड बॉडी को आप डेफिनेटली एक सिंगल पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन और बॉडी को आप सेपरेट कर दोगे और ऐसा अगर आपने मार्क कर दिया, देन दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रॉन्ग थिंग टू डू, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आपको मेंशन करने हैं स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, अगेन इंसिडेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर जो जो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। देन कम्स द कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन अगेन इट कैन गो फॉर 2 लाइन्स, 2 to 3 लाइन्स, ठीक है। एंड कंक्लूजन जैसे मैंने कहा it should definitely refer back to the theme or to the question that whatever has been asked in the question. Okay, so ये sandwich method आप याद कर लो long answer type question के लिए। Clear है यहाँ तक? Okay, let's talk about what are the tips that we need to follow when we are talking about what? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो सबसे पहले स्टे विद इन वर्ड लिमिट, यूज पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ्स का मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि आपको ये ट्राई करना है कि आप पैराग्राफ्स के अंदर तो अपना पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दें, अपना लॉन्ग आंसर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने अगर 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया और उसके बाद अब्रप्टली आप जो है वो सेकेंड पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपना बॉडी ऑफ द आंसर स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव कनेक्टिविटी। देन गिव एग्जाम्पल्स और इंसिडेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, और ये पॉइंट आता है आपका बॉडी ऑफ द आंसर के लिए। ओके, अंडरलाइन कीवर्ड्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ट्राई करो कि जितने भी रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो आप यूज कर सके। ओके, एंड इसके अंदर भी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है वो
हाई और अननेसेसरी वर्ड्स जो हैं या एक्स्ट्रा जो हाई वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं ना, उनको यूज ना करें। बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको आंसर करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है उसके लॉन्ग आंसर के अंदर आप मिस्टेक्स होने के या करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो अवॉइड करिए वहां पर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो। अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब यहाँ पर अगर किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट को, कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसको बार बार अननेसेसरीली रिपीट करना अवॉइड करना है। देन सेंटेंसेस प्लस करेक्ट ग्रामर, एंड देन लास्ट कम्स फॉर कैरेक्टर स्केचेस। अच्छा, अभी कैरेक्टर स्केचेस से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर स्टार्ट करें कि भाई ये कैरेक्टर की ये क्वालिटीज है, और देन फिर उसके बाद उस आंसर को कंक्लूड कर देंगे। सो इसके अंदर भी कैरेक्टर स्केचेस वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, दैट इज वैट मेथड। अब देखो, वी से मतलब कि बिगिनिंग में आपको मेंशन करनी है क्या क्या वैल्यूज जो है वो उनकी दिखाई गई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए हॉरेस डेनबी के कैरेक्टर के बारे में, तो आपकी उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स स्टार्टिंग इनिशियल जो उनकी एक्शंस थे, वैल्यूज थी, वो क्या थी कि भाई वो लॉकस्मिथ थे, ठीक है, ही वॉज हैविंग अ गुड यू कैन से पर्सनैलिटी, सोसाइटी में उनका एक अच्छा रेपुटेशन था। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या उनके एक्शंस, ए गोज फॉर एक्शंस, क्या क्या उनके एक्शंस रहे हैं उस स्टोरी के अंदर। और अगेन ज्यादा आप अननेसेसरी चीज मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट टॉक स्ट्रेट टू द पॉइंट। देन कम्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अगर उनका कोई ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसे अगर हम बात करें हॉरेस डेनबी की, तो हॉरेस डेनबी का एक ट्रांसफॉर्मेशन यही था कि लास्ट में लाइक ही डिड अ वेरी लाइक ग्रेट प्लानिंग, ओके, उन्होंने वो चोरी करने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करी थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ लेडी इन रेड जो थे उनकी बातों में वो आ गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो पकड़े गए। तो ये अगेन एक काइंड ऑफ क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक चेंज हुआ उनके कैरेक्टर में, बिकॉज ही वॉज अ लॉक स्मिथ और उसी के साथ साथ बहुत स्मार्ट प्लानिंग करते थे। सो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी कैरेक्टर स्केचेस के अंदर आप ये फॉलो कर सकते हैं, वैट वैल्यूज एक्शंस एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन यू कैन कंक्लूड योर आंसर। क्लियर? सो आई होप लॉन्ग आंसर के लिए ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आई एम श्योर, आई एम नॉट सेइंग आई होप, आई एम सेइंग I am 100% sure that ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। We are going to talk about कि किस तरीके की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी आंसर की, क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। भाई मिस्टेक्स तो देख ली, उन मिस्टेक्स को देखते ही हमने ये समझ लिया कि भाई ये गलतियां तो मुझे अब अपने आंसर के अंदर नहीं करनी है। तो प्रेजेंटेशन टिप के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि नंबरिंग जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके पास ये आंसर शीट होती है भाई, ठीक है, अब ट्राई करो कि भाई ये आंसर शीट है तो इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर एक लाइन होती है। अब आप एक लाइन जो है 1 इंच लाइन जो है वो यहाँ पर भी अपना ड्रॉ कर लीजिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एंड देन नंबरिंग आपको यहाँ पर ही लिखनी है, जो लाइन है उसके पहले, एंड देन फ्रॉम दिस साइड यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर। नीट हैंड राइटिंग। अब भाई अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी स्टूडेंट देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसके लिए प्रेजेंटेशन मैटर करता है, बट वो इतना भी समझते हैं कि भाई अगर हैंड राइटिंग अच्छी ही नहीं है तो आप किस तरीके से, मतलब कैसे वो ज्यादा टाइम इन्वेस्टिंग होगा और वो नहीं लिख पाएंगे, आप नहीं लिख पाओगे। तो आपको उस केस में क्या ध्यान रखना है कि आप कि जो हैंडराइटिंग है जितना कोशिश कर सके कि भाई हैंडराइटिंग को आपकी हैंडराइटिंग प्रॉपर तरीके से आप लिखें, मतलब आंसर को प्रॉपर तरीके से लिखें, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें और नीट हो, ठीक है। नीटनेस बहुत मैटर करता है, ज्यादा स्क्रिबलिंग नहीं करनी है, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ओवर राइटिंग नहीं करना है कि अगर कोई कीवर्ड है, बच्चे क्या करते हैं कि अंडरलाइन करने की जगह उस कीवर्ड को बोल्ड कर देंगे, भाई नहीं करना है, अवॉइड करो इस चीज को। और जैसे अगर लाइन अंडरलाइन भी कर रहे हो कीवर्ड को, तो उसको भी आपको जो है वो डबल या ट्रिपल टाइम्स अंडरलाइन नहीं करना है, जस्ट 1 सिंगल लाइन इज इनफ। ओके, 1 इंच मार्जिन जो मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑलरेडी होता है, आप जो है इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड ट्राई करिए। और आई वुड से कि ऐसा ही करना है कि आप इन दोनों लाइंस के बीच में ही अपना आंसर लिखें। एंड अगेन स्टूडेंट्स, जैसे आपने एक आंसर यहाँ पर लिख दिया, अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट आंसर लिख रहे हो तो ट्राई और लीव 2 लाइन्स, ओके, दोनों आंसर्स के बीच में आपको 2 लाइन गैप देना है। और पैराग्राफ अगर आप चेंज करें तो आप वहां पर भी 1 लाइन गैप दे सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं। पैराग्राफ ब्रेक्स के अंदर प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, ज्यादा कंजेस्टेडली आपको वर्ड्स जो है वे चिपका कर नहीं लिखने और ज्यादा स्पेस भी नहीं देना है, ये सोचते हुए कि भाई लॉन्ग आंसर है, कम से कम 1 पेज तो मुझे भरना है। बच्चे जो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं, ये तरीके हैं जो आप यूज करते हो, बल्कि इन तरीकों का कोई फायदा, कोई बेनिफिट नहीं होता है। एग्जामिनर जानते हैं कि ये
बहुत सिली सी चीजें हैं, तो प्रॉपर स्पेसिंग दो जितनी रिक्वायर्ड है, एंड उसी के साथ साथ पैराग्राफ ब्रेक्स जो आप देते हैं उसके अंदर आप चाहें तो 1 लाइन गैप दे सकते हैं। अंडरलाइन कीवर्ड्स ओनली वंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, स्क्रिबलिंग नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, बोल्ड नहीं करना है, एंड नेवर लीव एन आंसर ब्लैंक। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने पहले अपना टाइम जो है वो प्रॉपर मैनेज करते हुए आपने अपना आंसर जो है वो लिखा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है और उसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, सो लीव दैट क्वेश्चन, ओके, एंड देन ट्राई करो कि लास्ट में आप उसे अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। बट क्वेश्चन स्पेशली लिटरेचर, मैं तो कहूंगी पूरे पेपर में स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करिए कि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। अब ऐसा नहीं करना है कि ग्रामर सेक्शन के अंदर आपको बोला है कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और आप जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, नहीं, ये भी गलती नहीं करनी है, ओके। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक भी क्वेश्चन, हर सेक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपने वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें विद प्रॉपर नंबरिंग, एंड देन टू डू फाइनल चेक ऑफ द आंसर। अब जैसा कि मैंने कहा था, फाइनल चेक जो है वो 2 बार हो सकता है, एक तो जब आपने आंसर लिखा तब, और एक जब आप लास्ट 15 मिनट्स के अंदर पूरा सारा आंसर, जो पूरी आपकी आंसर शीट है आप उसे चेक करते हैं, हर एक चीज ध्यान रखते हैं। तो उस टाइम पर भी आप ये मत देखो कि आपने ये आंसर अटेम्प्ट कर लिया, आप उसके साथ साथ उस आंसर को रीड करने की कोशिश भी करो, ट्राई करो कि इतना टाइम आप सेव कर लो कि आप उस आंसर को रीड कर चेक कर सकें। क्लियर? सो आई होप ये प्रेजेंटेशन टिप्स जो हैं वो बहुत काम आपको समझ में आ गई हैं और आपके बहुत यूजफुल होने वाली हैं। Okay, so here comes the end of the video, students. Remember, my dear students, जो एग्जामिनर है उनके लिए आपका प्रेजेंटेशन प्लस कंटेंट जो है वो मैटर करता है और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, आप ये नहीं सोचें कि भाई मैं अगर पूरी स्टोरी लिख दूंगा, मैं पूरी समरी लिख दूंगा तो मुझे यहाँ पर एग्जामिनर मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ जो है अपने आंसर को लिखिए, और जो पॉइंट्स मैंने आपको इसी वीडियो में बताए हैं उनको फॉलो करते हुए अपने आंसर को लिखिए, डेफिनेटली यू विल गेट full marks in your answers. So here I'm winding up with my video, students. Thank you so much. Okay, goodbye and take care and good luck for your exams. Bye bye.